हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी बातें हैं उनके बारे में। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ मूलभूत धारणाएं हैं, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिलेट करेंगे हमारे नेशनल इनकम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे देश की घरेलू सीमा। देखो, राष्ट्रीय आय जो एक कॉन्सेप्ट है, ये पूरे देश की जो इनकम है उससे कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर हमारी डोमेस्टिक और हमारे जो सामान्य निवासी है, इन चीज़ों के बारे में हम सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे एक दूसरे से और फिर उसके बाद इसको समझेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले देश की घरेलू सीमा, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, कि एक देश की घरेलू सीमा कहाँ कहाँ तक हो सकती है। तो इसमें ना हम आम बोलचाल भाषा में इसमें ना दो तरीके की सीमाएं लेंगे। एक तो राजनीतिक सीमाएं और दूसरी हमारी भौगोलिक सीमाएं। तो परंतु राष्ट्रीय आय लेखा विधि में घरेलू सीमा शब्द का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। मतलब इसको जो ये घरेलू सीमा है ना, इसका अर्थ हम खाली राजनीतिक या भौगोलिक सीमा से न लेकर और भी बहुत ज़्यादा वाइड क्षेत्र से ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें देखेंगे क्या क्या चीज़ हम शामिल करते हैं। देखो, सबसे पहले देश की राजनीतिक व भौगोलिक सीमा समुद्र सीमा सहित, जैसा कि आपको पता है जो हमारी बाउंड्री है, जो भी हमारी बाउंड्री है, चाहे वो राजनीतिक है चाहे भौगोलिक है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी समुद्री सीमा है जो हमारी 24 किलोमीटर, और उसके बाद हमारी पहले 12 किलोमीटर है, फिर उसके बाद हमारी 24 किलोमीटर हो जाती है, और लास्ट हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो 200 किलोमीटर हो जाता है हमारे तटीय क्षेत्र से समुद्री सीमा तक। तो इन सारी चीज़ों को, जो भी इन सीमाओं के अंदर हमें जो भी इनकम होती है वो हम सारी राष्ट्रीय आय के अंदर गणना करते हैं। दूसरा, हमारे देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले जलयान या वायुयान, ये सारे भी हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी देश को हमारे एयर स्पेस का, यानी कि हमारे देश के ऊपर से कोई हवाई जहाज़ या वायुयान निकालना है, या हमारी समुद्री सीमा है जितनी, उसके अंदर से अपने क्या बोलते हैं जलयान चलाने हैं या उनके पानी के जहाज चलाने हैं, तो वो हमें टैक्स के रूप में, या हमारे जो भी टैक्स लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने उसके रूप में हमें पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे घरेलू सीमा का ही पार्ट है। दूसरा, मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल, प्राकृतिक गैस या तैरते हुए प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में या उस सीमा के देश के निवासियों द्वारा चलाए जाते हैं जिन्हें देश को तेल खोजने का अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए भारतीय मछुआरे है और वो मछली पकड़ने के लिए नौकाओं को हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग में चलाना भारत की घरेलू सीमा का अंग है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे जो भी मछुआरे हैं वो हिंद महासागर में हमारी जो 200 किलोमीटर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके बाहर चले जाते हैं, तो उसके बाहर चले जाएंगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा आती है उनसे जो हमें इनकम होती है, या मतलब कि जो भी हम उन चीज़ों को हम पकड़ के लेके आते हैं, जो भी हम वहाँ से वो होती है, वो सारी हमारी घरेलू सीमा का भाग होगा। दूसरा, एक देश में विदेशों में स्थित दूतावास, जैसे अब हमारे दूसरे देशों के दूतावास हमारे देश में है, हमारे देश की एम्बेसी बोलते हैं जिनको, वो कहीं बाहर है, तो ये भी सारी हमारी घरेलू सीमा का अर्थ है। वाणिज्य दूतावास हो गया, सैनिक प्रतिष्ठान हो गया, वैज्ञानिक स्टेशन हो गया, सूचना व प्रकाश कार्यालय हो गए, या कुछ भी सहायता एजेंसी होगी। जैसे भाई कॉमर्शियल भी है, एम्बेसी होती है। कॉमर्शियल का मतलब आपको पता ही होगा, अगर आपने कॉमर्स ले रखी है तो कि हम वाणिज्य व्यापार करते हैं तो वो वाणिज्य देखते हैं कि हमारी एम्बेसी किस तरीके से काम करती है। सैनिक प्रतिष्ठान यानी कि सैनिक जो अड्डे होते हैं दूसरे देशों में, वो भी जो अभी हमारे मॉरिशस वगैरह या इन देशों के साथ बात चल रही है कि हमारी मॉरिशस के साथ हमारे दूतावास, वैज्ञानिक स्टेशन भूटान के अंदर हमने लगाया है, और एक हमारा ब्राज़ील वगैरह से भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है कि हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत आती है। कुछ संस्थाएं उदाहरण के लिए, जैसे भाई अमेरिका में भारतीय, यूएस में भारतीय एम्बेसी, ये भारतीय घरेलू सीमा का अंग है। ठीक है, परंतु भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी है वो हमारी घरेलू सीमा का अंग नहीं है, वो उनकी घरेलू सीमा का अंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा, एक देश की सामान्य निवासी। देखो, राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों की आय का सकल जोड़ होता है। समझ रहे हो ये बात? तो आपको पता होगा, कि पता नहीं है तो आगे हम सीखेंगे कि राष्ट्रीय आय एक देश के केवल सामान्य निवासियों की आय का सकल जोड़ है। यानी कि जो भी हमारी राष्ट्रीय आय है वो हमारी जो भी हमारे लोग हैं ना, उनकी सामान्य निवासी है, उनकी आय का सकल जोड़ है,
और हमें सामान्य निवासियों की अवधारणा को समझ लेना चाहिए, वरना मतलब कि अब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखेंगे सबसे पहले सामान्य निवासी वह व्यक्ति या संस्था होता है जो साधारणतः एक देश में निवास करता है, जिसकी आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित होती है। एक देश का सामान्य निवासी बनने के लिए एक व्यक्ति को उस देश में 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए आवश्यक निवास करना चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ है कि भाई जो आर्थिक रुचि है, जो भी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो उस देश में ही केंद्रित होनी चाहिए जिसका वो सामान्य निवासी है, या वो उस देश में 1 वर्ष या उससे अधिक रहना भी उसका आवश्यक है। ठीक है, अगर ये आता है तो सामान्य निवासी। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमें बताते हैं कि सामान्य निवासी क्यों आवश्यक है। देखेंगे अब दूसरा, सामान्य निवासी के अंतर्गत व्यक्ति व संस्था दोनों आते हैं। अगर कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है तो ये भी हमारे सामान्य निवासी के अंदर आते हैं। जरूरी नहीं है कि एक देश का सामान्य निवासी उस देश का नागरिक भी हो। बिल्कुल, अगर कोई सामान्य निवासी हमारे देश में रह रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो नागरिक हो, उसे सिटीजनशिप हमारे देश की मिली हुई हो। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक देश का सामान्य निवासी हो सकता है जबकि वह किसी अन्य देश का नागरिक होता है। उदाहरण के लिए कोई भारतीय 1 वर्ष से अधिक समय में अमेरिका में निवास कर रहा है और वहाँ उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है और वह वहीं देश का है, तो अमेरिका का सामान्य निवासी बन जाएगा भले ही वह भारत का नागरिक हो। तो कहने का अर्थ है अमेरिका में रह के वो अपना बिजनेस कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो वो 1 साल से ज़्यादा वहाँ रह रहा है, तो वो सामान्य निवासी वहाँ का हो सकता है, लेकिन सिटीजन वो इंडिया का ही रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद एक देश में स्थित डब्ल्यू एच ओ तथा IMF जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन देशों को सामान्य निवासी नहीं कहा जाता है, किंतु यदि कोई भारतीय इन संगठनों में काम करता है तो उसे भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये संगठन है, तो इसमें उस देश के सामान्य निवासी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी भारतीय अगर वहाँ पे काम कर रहा है तो वो सामान्य निवासी हमारा देश का मानना ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी अलग है, बहुत सारे लोगों को हम सामान्य निवासी नहीं कह सकते हैं। जैसे देखो, मनोरंजन के लिए जो व्यक्ति आते हैं हमारे देश में, अवकाश बिताने के लिए आते हैं, रिसर्च करने के लिए आते हैं, खेल कूद के लिए आते हैं, या अन्य और भी सैलानी वगैरह जो भी आते हैं, ये हमारे सामान्य निवासी नहीं हो सकते। समुद्री जहाज़ों के जो कर्मी दल है, जो समुद्री जहाज़ों के साथ हमारे देश में आते हैं, जो कई कई साल लग जाते हैं जिनको कहीं एक दूसरे से ट्रैवल करते हुए, वो भी हमारे सामान्य निवासी नहीं है। और भी गैर निवासी उपक्रम के कर्मचारी होते हैं जो कुछ काम करने के लिए हमारे देश में आते हैं, या फिर कुछ मशीनरी वगैरह को स्थापना करने के लिए। अब हमारे देश में कोविड का टाइम चल रहा है, तो हम ऑक्सीजन के प्लांट स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो इंडिया में काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ पे उनकी स्थापित करने के लिए, तो ये सारे हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं हो सकते। इन सभी व्यक्तियों को विदेशी माना जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर 1 वर्ष से कम अवधि उसे या उसका रुचि देश में होना चाहिए, तो ही वो वहाँ का सामान्य निवासी कहलाएगा। पांचवा, सीमा पर काम करने वाले व्यक्ति वे व्यक्ति जो लगभग प्रतिदिन नियमित रूप से 2 देशों की सीमाओं में काम करते हैं, पार चले जाते हैं, उस देश के सामान्य निवासी नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो अब हमारा भूटान और इंडिया का ट्रेड है, तो भूटान के लोग इंडिया में भी काम करने के लिए आते हैं, इंडिया वाले लोग भूटान में भी जाते हैं, लेकिन शाम होते ही वो अपने देश में चले जाते हैं, हम अपने देश में चले जाते हैं, तो ये एक दूसरे देश के सामान्य निवासी नहीं कहा जा सकते इनको। विशेष पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ, शस्त्र सेना के सदस्य एक देश से सामान्य निवासी नहीं माना जाता है जिसके निवासी होते हैं, न ही उस देश में जिसमें वे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, या कोई भी हमारे अधिकारी हैं, या हमारे राजनीति हैं, या हमारे सेना के कुछ अधिकारी हैं, जो मतलब कि UN फोर्सेज है, उसके अंदर हमारे इंडिया के बहुत सारे फोर्सेज वहाँ पे लगी हुई हैं, तो हम उन लोगों को हम वहाँ का सामान्य निवासी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो काम करने के लिए वहाँ गए हुए हैं। इसके बाद है हमारा अपने देश के नागरिक जो साधारणतः देश में निवास करते हैं, उनकी आर्थिक रुचि का केंद्र भी वही देश है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है हमारा कि हमारे देश के होने चाहिए, हमारे देश में ही उनकी आर्थिक रुचि होनी चाहिए, हमारे देश में 1 साल से अधिक वो रहने चाहिए, तो ही वो हमारे सामान्य निवासी कहलाएंगे। और इसके कुछ इसके विपरीत भी हैं एवं अपवाद भी है। जैसे उन देशों को हमारे देश में सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा जो सैर सपाटे, मनोरंजन, अवकाश बिताने, चिकित्सा, अध्ययन, कॉन्फ्रेंस आदि, ये सारे हमारे देश में सामान्य निवासी नहीं है। विशेष पदाधिकारी जो मैंने बताया अभी, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हमारे यहाँ काम कर रहा है और वहाँ कुछ टाइम के लिए, तो हमारे सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। तो अब ज़्यादातर ये
कई चीज़ें ऐसी होगी इनमें आप कन्फ्यूजन हो गए होंगे। तो कहने का अर्थ है, आप सीधी सीधी एक बात समझो कि कोई व्यक्ति अगर 1 साल से ज़्यादा हमारे देश में रह रहा है और हमारे देश के अंदर उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का इंटरेस्ट है, जैसे हमारे देश में उसने अपनी कंपनीज वगैरह खोल रखी है या और भी कुछ भी पैसा कमाने का कुछ जरिया खोल रखा है, भले ही वो हमारे देश का नागरिक ना हो, लेकिन वो हमारा सामान्य निवासी कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे हमारे थर्ड, ये इसका घरेलू व राष्ट्रीय धारणाएं। अब बात आती है घरेलू और और राष्ट्रीय धारणाएं, डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट। देखो, घरेलू या घरेलू उत्पाद या घरेलू आय। देखो, इसका संबंध किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादक, चाहे वो सामान्य निवासी हो या गैर सामान्य निवासी हो, द्वारा उत्पादित उत्पादन से है। इसके विपरीत राष्ट्रीय उत्पाद आय की धारणा का संबंध देश में सभी सामान्य निवासियों, देश की घरेलू सीमा व शेष विश्व से के गए उत्पाद से है, जिसे विदेशों से निविल कारक आय का जोड़ भी कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से कि राष्ट्रीय आय, जो भी ये निविल उत्पाद है, जो भी ये घरेलू है, ये है राष्ट्रीय आय, इनको बोलते हैं घरेलू की बात सुनो। एक देश की घरेलू सीमा में इनकम जनरेट हो रही है या उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो हमारे सामान्य निवासियों द्वारा हो, चाहे हमारे गैर सामान्य निवासियों हो, इनको हम घरेलू उत्पाद या आय कहेंगे। इसके विपरीत अगर हमें राष्ट्रीय धारणाएं देखनी है, राष्ट्रीय उत्पाद देखना है, तो हमारे साथ साथ जो घरेलू उत्पाद है, अब देखो घरेलू उत्पाद आपको पता ही लग गया कि सामान्य निवासियों द्वारा और गैर सामान्य निवासियों द्वारा, लेकिन अब हमें बात करेंगे हम यहाँ पे राष्ट्रीय आय में कि हमें गैर निवासियों नहीं, खाली हमारे सामान्य निवासियों प्लस में NFIA का मतलब है कि भाई देखो, हमारे देश के अंदर कुछ विदेशी लोग काम कर रहे हैं और विदेशों में हमारे देश के लोग भी काम कर रहे हैं, तो वो इनकम हमें यहाँ भेजते हैं, हमारे वाले वहाँ इनकम भेजते हैं। तो अगर उनका जोड़ हमें प्लस में होता है, यानी कि हमें इनकम ज़्यादा हुई है और हमने पे कम किया है, तो हम उसको प्लस कर लेंगे। लेकिन अगर हमने पे ज़्यादा किया, इनकम कम हुई है, तो हम उसको घटा देंगे। यही हमारा NFI है। तो हम घरेलू उत्पाद के अंदर जैसे ही हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो NIF को जोड़ेंगे तो हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। और अगर घरेलू आय निकालनी है तो चाहे वो सामान्य निवासी द्वारा हो चाहे गैर सामान्य निवासी हो, सबको हम जोड़ लेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर बात आ रही है हमारे NFIA की, मैंने बताया आपको सामान्य निवासियों द्वारा शेष विश्व से जो प्राप्त आय है, और हम जो गैर निवासियों द्वारा जो हम प्राप्त कारक आय, जो फैक्टर इनकम भेज रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट भेज रहे हैं, उसको घटा के हम निकालते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विदेशों से प्राप्त कारक आय के घटक, कि भाई विदेशों से किस रूप में हमें आय प्राप्त होती है। देखो, कर्मचारियों का निविल परिश्रमिक, यानी कि जो हमारे कर्मचारी है, जो हमारी लेबर है वहाँ पे, वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको जो पैसे मिल रहे हैं, जो एक मतलब कि एक काम कर रहे हैं, वो उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो हमारे देश के अंदर भेजेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कैश में मिले, चाहे उनको प्रोविडेंट फंड में मिले, इन सब को हम शामिल करेंगे। इसके बाद संपत्ति उद्यमशीलता से प्राप्त निवल का है, यानी कि एक देश के निवासियों द्वारा लगान ब्याज लाभ के रूप में प्राप्त आय शेष विषयों में किए गए ऐसे ही भुगतानों का अंतर है। यानी कि कुछ लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने कुछ बाहर कंपनीज लगा रखी हैं, वहाँ पे एसेट्स गेन कर रखी हैं, वहाँ इंटरप्रेन्योर कर रखा है, और बाहर के लोगों ने भी हमारे देश में ऐसे ही कर रखा है। तो इनका जो जोड़ होगा वो भी हमारा, हम पेमेंट ज़्यादा करेंगे और वहाँ से रिसिप्ट हमारे पास कम आएगी तो हम इसको घटाएंगे, वरना इसको प्लस कर देंगे। अब देखेंगे विदेशों से निविल कंपनियों की निविल प्रतिधारता। अब देखेंगे कि यह विदेशों में स्थित कंपनियों से प्रतिधारा, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग, तथा देश की घरेलू में सीधा कंपनियों द्वारा, हाँ वही वाली बात हो गई कि अगर हम वहाँ पे कोई कंपनीज वगैरह लगा रखी है, वहाँ से हमें जो भी इनकम प्राप्त होती है और हमारे देश के अंदर जो इनकम है वो प्राप्त हो रही है, उनको घटा के ही हम यहाँ से ये चीज़ें भी निकालते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद है हमारी बात करेंगे सकल व निविल धारणाएं। देखो, सकल का प्रयोग हम ग्रोस शब्द से करते हैं और निविल का प्रयोग हम नेट से करते हैं। तो सकल उत्पाद आय, निविल उत्पाद आय में अतिरिक्त स्थायी पूंजी का उपभोग का अंतर होता है। अब देखेंगे अब ये स्थायी पूंजी उपभोग क्या है। देखो, स्थायी पूंजी उपभोग के अंदर होता है हमारा सामान्य टूट फूट, अप्रचलन, आकस्मिक हानि, सामान्य दर।
तो देखेंगे जैसे भाई कोई भी सामान्य टूट फूट हो जाए, मान लो अगर हमने कोई मशीनरी लगा रखी है और उसके अंदर अचानक कोई टूट फूट हो जाए छोटी मोटी, तो ये इसको शामिल करेंगे। दूसरा अप्रचलन, यानी कि वो प्रयोग में ना लाया जाए, मतलब अप्रचलित हो जाए वो, ठीक है। उसके बाद आस्क में एकदम कोई ज़्यादा हानि हो जाए, तो इन चीज़ों को हम स्थायी पूंजी उपभोग में बात करेंगे। तो अगर हम सकल हमारे पास उत्पाद दे रखा है और उसमें से हम स्थायी उपभोग घटा देते हैं, तो स्थायी पूंजी उपभोग घटा देंगे तो हमारे पास नेट उत्पाद आ जाएगा। और अगर हमारे पास नेट दे रखा है, नेट उत्पाद या नेट इनकम दे रखी है और उसमें हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रोस आ जाएगा, ठीक है। इसे हम घिसावट व्यय भी बोलते हैं। अब बात करेंगे फैक्टर, बाजार कीमत मार्केट प्राइस की, और फैक्टर कॉस्ट की, मतलब मार्केट प्राइस पे जो कॉस्ट है या जो भी हमारी फैक्टर कॉस्ट है हमारी किस पे, बाजार कीमत व कारक लागत पर इनके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, देखेंगे। तो राष्ट्रीय आय और उत्पाद को बाजार कीमत व लागत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बाजार कीमत में व्यक्ति राष्ट्रीय आय, उत्पाद को बाजार कीमत व राष्ट्रीय आय को घरेलू कीमत पर घरेलू आय कहा जाता है। देखेंगे, देखो बाजार कीमत, अब आप देखो एक अपने ऊपर ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करो कि आप अगर बाजार के अंदर जाते हो, बाजार के अंदर जाते हो तो कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसमें टैक्स है ना आपसे लिया जाता है, बिल्कुल टैक्स आपसे लिया जाएगा। लेकिन अगर उसको ही अगर आप फैक्टर प्राइस में अगर फैक्टर से करेंगे तो आप पे इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। देखो इसमें दो चीज़ें हमें प्रभावित करेगी। एक तो हमारी आर्थिक सहायता जो बाजार कीमत पर तो घट जाती है, लेकिन और एक दूसरा है अप्रत्यक्ष कर जो बाजार कीमत पर हमारी बढ़ जाती है। समझ में आया? कहने का मतलब है कि अगर आप बाजार कीमत पर कोई भी चीज़ें खरीदने जा रहे हो तो आप देखोगे कि टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो उस पर इम्पोज कर दिया जाएगा, साथ साथ जो हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई है, जो भी हमें सब्सिडीज़ मिली है उनको हम घटा देंगे, ठीक है। तो टैक्स बढ़ेगा, सब्सिडीज़ घटेगी। इसका उल्टा किस पे है? फैक्टर प्राइस पे है। क्या होगा फैक्टर प्राइस पे? बाजार कीमत पे फैक्टर प्राइस पे क्या होगा राष्ट्रीय आय में? अप्रत्यक्ष कर को तो हम घटा देंगे और सब्सिडीज़ को वो कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब ये क्लास कंटिन्यू चलेगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि हमारा मोनेटाइजेशन हो जाए और हम मोटिवेट हों आपके लिए और ऐसी वीडियो लाने के लिए। साथ साथ मैं बिजनेस स्टडीज़ के लिए और अकाउंट की क्लासेस भी अब लाइव आऊँगा थोड़े दिनों में, ठीक है जी। धन्यवाद।